प्यारे बच्चों, क्लास 10th और क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद हो सकता है आपने ये सोचा होगा कि क्लास 12th में हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने को मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों, आपका ये जो अनुमान था वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपको 12th में भी देखने को मिलती है। और वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जो क्लास 10th और 11th में होती थी, थोड़ा सा अलग रूप में आपको क्लास 12th में देखने को मिलती है। और ये जो रूप है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगा। जो ये रूप है क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री का, बेटा इसको बोलते हैं हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ प्यारे बच्चों, जो क्लास 12th में आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हिंदी में बोला जाए तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यह जो फंक्शंस होते हैं, यह जो त्रिकोणमिति होती है, वो 10th और 11th ट्रिग्नोमेट्री से किस प्रकार से समानता रखती है, किस प्रकार से भिन्नता रखती है, यह भी अभी आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये होने वाला है प्यारे बच्चों एक वन शॉट वीडियो आपकी क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 का, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हिंदी में जिसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का। तो इस चैप्टर में आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं देखने को मिलेंगी बेटा। जो कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझने के बाद उन कॉन्सेप्ट से संबंधित हम एक एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरी बात एक एक समझ में आ चुकी है, तो फटाफट से वीडियो को क्या कर देंगे बेटा, लाइक कर देंगे। वीडियो को लाइक करने के बाद हो सकता है, अगर हो सके तो अपने कुछ चंद दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा और आपके दोस्त सभी सगे संबंधी इस क्लास के साथ जुड़ जाएं और कनेक्ट हो जाएं प्यारे बच्चों। तो बेटा इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखने होते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, एक मजेदार वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक इसको ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक कॉन्सेप्ट का। तो कहानी बेटा वही है, देखिए हम एक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा सा हल्का सा इसमें ट्विस्ट है। अगर 10th की बात करूं तो 10th में हमारे पास होता था त्रिकोणमितीय फलन। 11th में भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फलन होते थे। 11th में थोड़ी जो ट्रिग्नोमेट्री थी वो थोड़ी 10th के मुकाबले थोड़ी टफ हो जाती थी। अगर मैं बोलूं कि जो ये वाली ट्रिग्नोमेट्री है ये 10th और 11th दोनों से ईजी है। हाँ जी, 10th और 11th से बहुत ज़्यादा ईजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ अलग ही चीज़ें करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ड लग गया ना प्रतिलोम, हो सकता है आपने क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है मैथ्स का उसमें फंक्शंस और संबंध पढ़े होंगे, और वहाँ पे आपने फंक्शन यानी कि किसी फलन का प्रतिलोम निकालना सीखा होगा कि फंक्शन का प्रतिलोम होता क्या है, यानी कि उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। और वहाँ पे आपने पता लगा होगा कि बेटा जो फंक्शन होता है उसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। प्रतिलोम यानी कि उल्टा, एक साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो किसी फंक्शन का उल्टा। जैसे कि अगर आपने अगर चैनल पे हमारी जो पहले चैप्टर की जो वीडियो है वन शॉट वीडियो वहाँ पे उपलब्ध होगी, वो यदि आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। मैंने उसमें आपको बताया है क्या क्या होता है इनवर्स फंक्शन। और उसमें बेटा मैंने आपको बताया होगा कि मान लीजिए आपके पास स्क्वायर फंक्शन है, मान लीजिए एक चीज का स्क्वायर है, तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा होता है वर्गमूल। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, उसी प्रकार घन का उल्टा घनमूल। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा नहीं होता यहाँ पे, या 10th क्लास में आपने सुना होगा कि टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, या फिर सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। लेकिन हम बेटा यहाँ पे इनवर्स की बात कर रहे हैं, प्रतिलोम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टेन थीटा का जो उल्टा होता है उसको हम टेन इनवर्स बोलते हैं। और कैसे कैसे आते हैं आइए उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा कि हम क्लास 10th में और क्लास 11th में क्या करते थे। क्लास 10th और क्लास 11th में आपको ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में तो पता ही होगा बेटा कि हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय फलन पाए जाते हैं, 6 त्रिकोणमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास पाए जाते हैं, यानी कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा का जो उल्टा होता है बेटा उसको हम कॉसेक थीटा बोलते हैं। साइन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, टेन थीटा का भाई कॉट थीटा हो गया, क्लियर है। सेक थीटा हो गया, सेक थीटा, सेक थीटा का भाई कॉस थीटा। ये हमने क्लास 10th और 11th में पढ़े होंगे बेटा, है ना, पढ़े थे ना ये सब। इस चैप्टर में हम इन सभी के, इन 6 के इनवर्स यानी कि प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे बेटा। प्रतिलोम यानी कि इनका इनवर्स क्या होता है। आइए इसके बारे में देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए बेटा कि इनका असल में मतलब होता क्या है। आपको पता ही होगा बेटा कि हमारे जो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं ये असल में क्या है बेटा, ये असल में अनुपात हैं, है ना। इसलिए इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं कभी कभी, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्यों बोलते हैं इनको अनुपात? आपने बेटा एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादातर इसको पंडित बद्री प्रसाद वाले फॉर्मूले से याद रखते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भूले, ये वाला टाइप का एक बनते हैं, ठीक है।
पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस वाली ट्रिक से भी याद रखते हैं बच्चे। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको ज़्यादातर याद रखते हैं लाल कक्का वाले फॉर्मूले से। लाल कक्का है ना, लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम वाला फॉर्मूला। आपको जैसे भी याद हो उस प्रकार से मैं बस आपको याद दिलवा रहा हूँ कि ये कुछ प्रकार की चीज़ें होती थी। और यहाँ से हमको पता चलता था यदि हम किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ले लें, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ले लें, तो किसी दो भुजाओं के अनुपात से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिसाइड हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी समकोण त्रिभुज के लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं तो उसको हम साइन थीटा बोलते हैं। अगर आप उसी त्रिभुज के कर्ण और लंब, यानी कि इसको उल्टा कर दें, कर्ण ऊपर लिख दें लंब नीचे लिख दें, तो आपको पता है बेटा उसको हम कॉसेक थीटा बोलते हैं। बस रिवाइज करवा रहा हूँ 10th वाली चीजें, है ना। अगर किसी समकोण त्रिभुज के आधार और कर्ण का अनुपात ले लिया जाए, यानी कि ऊपर आधार को लिख दूं नीचे कर्ण को लिख दूं, तो क्या मिलेगा हमको? हमको मिलता था बेटा कॉस थीटा। और अगर कर्ण को ऊपर और आधार को नीचे कर दूं तो कॉस का उल्टा सेक थीटा। अगर किसी समकोण त्रिभुज के लंब और आधार का अनुपात ले लूं, यानी कि लंब की वैल्यू ऊपर और आधार की वैल्यू नीचे लिख दूं, तो वो हो जाता है बेटा टेन थीटा की वैल्यू। और आधार ऊपर कर दूं और लंब नीचे कर दूं तो वो वैल्यू हो जाती थी किसकी? कॉट थीटा की। तो ये बस रिवाइज करवाने के लिए मैं बता रहा हूँ बेटा, आई होप आपको ये याद होगा। अगर नहीं है तो अब आपको याद हो गया होगा ना। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, लंब बटे आधार टेन थीटा। इनका उल्टा अगर हम कर दे तो कर्ण बटे लंब कॉसेक थीटा, आधार बटे कर्ण बटे आधार सेक थीटा, और आधार बटे लंब कॉट थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और ये भुजाओं के अनुपात होते हैं, इसलिए इनको कभी कभार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपको आई होप ये सब रिवाइज हो गया होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए वो और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये। ठीक है, और कुछ ये पिक्चर में ये इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेटा। पीडीएफ में इस वाली पीडीएफ में भी आपको साफ साफ दे रखा है, यदि ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके कर्ण को यदि सी बोला जाए, इसके लंब को यदि ए बोला जाए और इसके आधार को यदि बी बोला जाए, तो यहाँ पे इस वाले कोण के हिसाब से, ये ए है ना बेटा, ये ए है ए, तो ए वाले कोण के हिसाब से साइन ए की वैल्यू कितनी होगी? साइन ए बराबर होता है बेटा लंब बटे कर्ण। ए के हिसाब से लंब है ए, ये वाला ए, और कर्ण कितना है सी, तो साइन ए की वैल्यू ए अपॉन सी होगी। अगर मैं बोलूं आपसे कॉसेक ए की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी बटे ए, सी बटे ए। तो बेटा ये कुछ बेसिक चीज़ें जो 10th 11th में हम जानते थे, इनका यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कभी कभार इनका यूज़ आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहीं से शुरुआत करी है। चलिए अब आ जाते हैं बेटा हम इनवर्स फंक्शन में, जो हमारा आज का टॉपिक है कि इनवर्स फंक्शन असल में होता क्या है। देखिए इनवर्स फंक्शन असल में होता क्या है। क्लास 10th में एक बार के लिए चले जाते हैं। सोचिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हो बेटा, तो क्लास 10th में एक ऐसे सवाल आते थे क्लास 10th में कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? सभी को पता होगा बेटा कितनी होती है? 1/2, 1/2 होती है साइन 30 डिग्री की वैल्यू। अगर मैं बोलूं, चलो इसी पे बने रहते हैं, इसी को हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 1/2। इस चैप्टर में यानी कि क्लास 12th में क्या अलग है? इस चैप्टर में बेटा साइन का इनवर्स। क्या? साइन का इनवर्स। यदि ये जो साइन है बेटा, यदि इस 30 डिग्री को छोड़ करके, अच्छा एक बात सुनिए, अगर मैं बोलूं यहाँ पे है x गुणा वाई बराबर में 2, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x गुणा वाई, x मल्टीप्लाई वाई बराबर 2 है, अगर मैं आपसे यहाँ पे y की वैल्यू निकालने के लिए बोलूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी? y बराबर आ जाएगा बेटा, वो x गुणा में है तो 2 बटे में चल जाएगा, यानी कि 2/x हो जाएगा y की वैल्यू। क्लियर? y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/x। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे भी आपको बोल रहा हूँ कि अगर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो, यानी कि 30 डिग्री को अकेला छोड़ना हो, तो जो साइन है बेटा वो कहाँ जाएगा? वो साइन जाएगा बटे में। नहीं, यहाँ पे यही तो नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग करना है। अगर ऐसे ही होता तो ये क्लास 10th या 11th में भी हम इस टॉपिक को पढ़ लेते दोबारा से, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, ध्यान से अब आपने ऑब्जर्व करना है, ध्यान से नोटिस करिए, चीज़ों को देखते रहिए। बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसान, मतलब क्लास 12th का वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर, बहुत ज़्यादा आसान। अगर ये 30 डिग्री के साथ ये साइन यहाँ पे चिपका हुआ है और ये जो साइन है इस 30 डिग्री को छोड़ करके इधर इक्वल टू के इस साइड आना चाहता है, तो बट्टे में नहीं आता बेटा, ये इधर से इधर जाने के बाद एक अलग फंक्शन बन जाता है।
क्यों बन जाता है अलग फंक्शन? क्योंकि बेटा साइन का 30 डिग्री के बिना कोई वजूद नहीं है। ऐसा नहीं है ये कि साइन, भाई साइन अकेला घूम रहा है कहीं पे, साइन अकेला घूम रहा है बिना किसी कोण के। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी कोण के बिना घूम सकता है? उसका बिना कोण के कोई वजूद ही नहीं है, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं, खत्म उसका एग्जिस्टेंस। जैसे आपने वायरस के बारे में सुना होगा, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, हो सकता है आपको, आपने कभी ना कभी यूट्यूब वीडियो में या फिर कभी कभी कोरोना के टाइम पे आपको ये पता चला होगा कि जो वायरस होता है वो असल में निर्जीव होता है। निर्जीव वायरस तब एक्टिव होता है जब वो आपकी बॉडी में एंटर होता है। असल में वो मरा हुआ रहता है, मतलब हवा में घूम रहे हैं वायरस, मरे हुए हैं। जैसे ही आपके संपर्क में आएंगे या फिर आप अंदर उनको ग्रहण कर लेंगे या आपके बॉडी में लग गया, कहीं पे भी लग गया, मान लीजिए नाक के थ्रू अंदर चला गया, तब जाके वो जिंदा होता है। वो मरा हुआ रहता है अंडरटेकर की तरह, वो एक्टिव होता है आपकी बॉडी में आने पर। तो सेम वहाँ पे भी ऐसी है, वायरस जब खुला रहता है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं, वो मरा हुआ है। उसी प्रकार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, बिना एंगल के मरे हुए रहते हैं वो, बिना एंगल के मरे हुए रहते हैं वो। तो अगर ये जो साइन है इस 30 को छोड़ देगा, तो जब 30 को छोड़ेगा तो वो कुछ भी नहीं रहा। मतलब मान लो इस 30 को मैंने, इस साइन को मैंने बेटा यहां से उठा दिया ऐसे, ठीक है, ये यहां से उठा दिया। अब ये हवा में उड़ रहा है, कहीं वातावरण में घूम रहा है। ये जो साइन है वातावरण में, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, इसको कोई मुंह ही नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास कोण नहीं है, इसके पास अपना कोण ही नहीं है। बिना कोण का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होता, उसकी कोई पहचान ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये इक्वल टू के साइड इस तरफ आना चाहता है, यानी कि अगर ये साइन, ये 1/2 इसको इधर बुलाएगा, नीचे आ जा, मैं तुझे जगह देता हूँ, ठीक है, ये इसको, ये जो 1/2 है ये इसको लालच देगा। 30 ने तुझे भगा दिया ना, 30 ने तुझे भगा दिया, कोई नहीं, मैं तुझे अपने पास बुला लेता हूँ, लेकिन शर्त यही है बेटा कि अगर तू इधर आएगा तो तेरी शक्ल चेंज कर दूंगा मैं, तेरी प्लास्टिक सर्जरी कर दूंगा मैं। यानी कि जो साइन है इसकी प्लास्टिक सर्जरी हो जाती है। इस कोण को छोड़ने के बाद इसकी पहचान बदल जाएगी ना, कोण के साथ तो इसकी पहचान थी। लड़की का शादी होने के बाद सरनेम चेंज होता है कि नहीं होता है? किसी भी लड़की की शादी, अपनी मम्मी से पूछिएगा, उनकी अपनी मम्मी से पूछेगा कि शादी से पहले मम्मी आपका कास्ट क्या थी, सरनेम क्या था, है ना, जो लास्ट में लगाते हैं हम, शर्मा, वर्मा, कुमार वगैरह कुछ रहा होगा, लेकिन शादी के बाद उनका सरनेम चेंज हो जाता है ना, जो पापा वाला है वो लग जाता है। तो सेम वैसे ही है बेटा, मतलब पहले जो साइन था वो 30 डिग्री के साथ था, तो वो साइन था, लेकिन जब वो 1/2 के साथ जाएगा तो वो कुछ और बन जाएगा। क्या बन जाता है वो? इधर आने के बाद बन जाता है बेटा साइन इनवर्स, इधर आने के बाद बन जाता है वो साइन इनवर्स। साइन इनवर्स, इनवर्स को बेटा हम -1 बोलते हैं। ध्यान देना, ये पावर नहीं है, ठीक है, ये कोई घात नहीं है, ये एक अलग प्रकार का फंक्शन है। इट इज नॉट अ पावर। इसको पावर समझने की गलती मत करिएगा, ऐसे मत समझिएगा कि साइन x की पावर -1 कर रही है हमने, पावर नहीं है ये एक अलग प्रकार का फंक्शन बन गया ये। इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शन, ये अलग है अब, ये वो नहीं है जो पहले था, ये वो नहीं है जो पहले लिबर करता था, ये अब अलग चीज बन चुकी है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जो होते हैं बेटा वो कोण के साथ नहीं पाए जाते, वो वैल्यूज के पास पाए जाते हैं। ये 1/2 कोण थोड़े ना था, ये 1/2 तो वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 30 डिग्री की वैल्यू है। हाँ, जो साइन होते हैं, जो साइन होता था, जो टैन होता है, जो कॉट होता है, जो कॉस होता है, ये सब के सब अपने आगे कोण लगाते हैं, अपने आगे कोण लगाते हैं। लेकिन जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वो कोणों से परहेज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोड़ के आ चुके हैं उनको, उन कोणों को छोड़ के आ चुके हैं। उन्होंने खेल लिया जितना खेलना था कोणों के साथ, 10th क्लास में खेल लिया उन्होंने। अब वो 12th में जैसे आ जाते हैं तो वो कोणों को छोड़ देते हैं, अब वो वैल्यूज के साथ चिपकने लग जाते हैं। और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू के साथ चिपकता है तो उसको इनवर्स फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि उसकी खोपड़िया पे -1 आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी को छोड़ के आया है। किसको छोड़ के आया है? वो कोणों को छोड़ के आया है, एंगल्स को छोड़ के आया है, इसलिए वो एक अलग प्रकार का इंसान बन चुका है, एक अलग प्रकार का फंक्शन बन चुका है, और उस फंक्शन को हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो यही है भैया सारी कहानी। और साइन इनवर्स अगर, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? 30 होती है। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो उल्टा पुल्टा एक जैसा आप कर, कैसे भी आप सोचना चाहें वैसे सोचते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, ठीक है। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होगी? क्या लग रहा है आपको? बताइए कितनी होगी? कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी लग रही है आपको?
इसकी वैल्यू निकालने के लिए बहुत इजी सा एक स्टेप बताता हूँ। देखो कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स के आगे एक वैल्यू दे रखी है हमको, कौन सी वैल्यू है वो 1/√2। तो आपने केवल इतना दिमाग में सोचना है कि भैया जब मैं क्लास 10th में था तो क्लास 10th में हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करनी होती थी, टीचर बोल बोल के थक गया था लेकिन मैंने याद नहीं करी थी, ठीक है। तो जिन बच्चों को याद है मैं उनसे बात कर रहा हूँ। तो बेटा अगर आपको याद होगा कि कौन से कोण पर कॉस की वैल्यू 1/√2 होती थी, किसी कोण पर होती थी ना, कि इस कोण पर कॉस 30 की वैल्यू इतनी होती है, कॉस 45 की वैल्यू इतनी होती है। तो कौन से कोण पर होती थी कॉस की वैल्यू 1/√2? तो 45 डिग्री पर होती थी ना। तो कॉस इनवर्स 1/√2 की वैल्यू जो होगी बेटा कितनी होगी? 45 डिग्री। तो क्या फर्क है 10th 11th और 12th वाली ट्रिग्नोमेट्री में? 10th 11th और 12th वाली 10th और 11th वाली ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो इनपुट होता था, यानी कि जो हम वैल्यू डालते थे, वो एक कोण होता था, कोण। हम कोण डालते थे, आंसर निकलता था। 30 डिग्री डालोगे आंसर निकलेगा, 120 डिग्री डालोगे आंसर निकलेगा, 180 डिग्री डालोगे आंसर निकलेगा। 12th में हम क्या कर रहे हैं? 12th में बेटा हम वैल्यू पुट कर रहे हैं और आंसर कोण आ रहा है, आंसर कोण आ रहा है। 10th में आंसर ये आता था, ये हम वैल्यू पुट करते थे, है ना। 10th में कैसे क्वेश्चन आते थे कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है। और 12th में क्या क्वेश्चन आ रहा है? साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है। उल्टा उल्टा पुल्टा हो गया सब, इधर का उधर हो गया। यानी कि जो पहले आंसर था वो अब इनपुट बन चुका है, और जो इनपुट था वो आउटपुट बन चुका है। यही तो होता है इनवर्स फंक्शन। प्रतिलोम फलन का काम ही यही है, इनपुट आउटपुट को इधर उधर कर देना, प्रांत परिसर को आपस में बदल देना। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये छोटी सी चीज पता चल गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताने का ट्राई करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी ये जो क्लैरिटी है बेटा ये अच्छे से यहाँ पे दिमाग में आपके बैठ जाए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/√2 बराबर कितना होगा बेटा? 1/√2 बराबर कितना होगा? 45 डिग्री। अच्छा एक बात और बेटा, एक बात और, इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर डिग्री में नहीं देखने को मिलेंगी चीज़ें, आपको डिग्री में चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। तो बेटा आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हम रेडियन में कोणों को लिखेंगे। रेडियन में कि कोणों को क्या क्या बोलते हैं, रेडियन में कोणों को क्या क्या बोला जाता है, तो वो आपने ध्यान देना, क्योंकि आपको बहुत कम चांसेस हैं कि कोण डिग्री में मिलेंगे, क्योंकि ये तो डिग्री में है बेटा, डिग्री में। और क्लास 11th में आपने कोणों को रेडियन में बदलना सीखा होगा, अगर नहीं सीखा तो आपको बस मेन याद रखना है। वैसे डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं, वो अलग बात है, वो आप गुणा करके निकाल लेना जो भी निकालना है। लेकिन कुछ कुछ मेन जो है वो आपको याद रखने हैं, जैसे कि 0 डिग्री को रेडियन में कितना बोला जाता है? 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही बोलते हैं। 30 डिग्री को रेडियन में कितना बोलते हैं? 30 डिग्री को रेडियन में π/6 बोलते हैं, π/3 नहीं बोलते। ठीक है, यहाँ पे 3 देखें, यहाँ पे 3 मत लगा देना। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं 30 डिग्री को π/3 बोल रहे होते हैं, नहीं होता, π/6 होता है। 45 डिग्री, ये कुछ मेन है बेटा, यही आपको ध्यान रखने में। 45 डिग्री को रेडियन में π/4 बोलते हैं। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 बोलते हैं। ठीक है, और बताओ 90 डिग्री को रेडियन में π/2 बोलते हैं, π/2 बोलते हैं। और लास्ट एक और याद कर लो, 180 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं केवल पाई। कितना बोलते हैं? केवल पाई। तो आई होप बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें आपको डिग्री देखने को नहीं मिलेंगे ऑप्शंस में। अगर एमसीक्यू होगा तो एमसीक्यू में आपको ऑप्शन डिग्री में कम देखने को मिलते हैं, बहुत कम, ना के बराबर। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ऑप्शंस होंगे वो रेडियन में होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 30 डिग्री को कितना बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे बेटा प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट करके आंसर बताएंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बेटा कि tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए प्यारे बच्चों, बताइए tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए फटाफट से बताएंगे कि tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होगी। tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए फटाफट से, अगर आपका ये दोनों क्वेश्चन हो गए बेटा, कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। ओके, चलिए मुझे बताइए कि sec इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, sec इनवर्स √2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए मुझे बताइए कि cosec इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी होगी, है ना। इनवर्स फंक्शन है बेटा, ये इनवर्स फंक्शन अपने सामने वैल्यूज रखता है, कोण नहीं रखता। क्या रखता है बेटा? वैल्यूज रखता है, कोण नहीं रखता। अगर कोण कभी आ गया तो वो बात का विषय है, ठीक है। फिलहाल अभी हम बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी इतना ही।
चलिए बताइए, क्या आपने इसका आंसर निकाला, कमेंट किया? अगर नहीं किया बेटा तो वीडियो पॉज करो, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा आपने वीडियो को रोक देना है और आंसर कमेंट करना है, ठीक है? वीडियो को रोक दो, आंसर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मुझे नजर आने चाहिए बेटा, तभी मजा आएगा। मैथ्स में तो बेटा यही है, जो आपसे सवाल पूछूंगा उसका कमेंट फटाफट से नीचे कर देना है आपने, जो भी आपको आंसर लग रहा है। 4 क्वेश्चन है तो 4 कमेंट आपके नीचे आ जाने चाहिए कि भैया इसका आंसर ये, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। कोई आलस नहीं करना है, आराम से करो, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा? चलिए, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू सोचना है आपने, सोचना है, सोचने वाला काम है। कौन से कोण पर tan की वैल्यू 1 होती थी? कौन से कोण पर tan की वैल्यू 1 होती थी बेटा? तो 45 डिग्री पर होती थी। 45 डिग्री को क्या बोलते हैं बेटा? π/4 बोलते हैं। tan इनवर्स 1/√3, कौन से कोण पर tan की वैल्यू 1/√3 होती थी बेटा? कौन से कोण पर होती थी? 30 डिग्री पर, यानी कि π/6, π/6। sec इनवर्स √3, कौन से कोण पर sec की वैल्यू √2 होती थी बेटा? तो 45 डिग्री, यानी कि π/4 पर ही होती थी। cosec 2, कौन से कोण पर cosec की वैल्यू 2 होती थी? कौन से कोण पर होती थी? 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6 बेटा, π/6। तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों पर, ठीक है बेटा? चलिए, तो जैसे कि कुछ क्वेश्चन जैसे कि हम करते हैं, जैसे कि देखो कभी कभी जो मैंने आपको अभी एग्जांपल कराया वो पहले पेपर में पूछा जा चुका है। कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, इसको मुख्य मान बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इसको। तो कितना होता है बेटा? कितना होता है? अभी निकाला था हमने, π/6, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होता है बेटा, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या होगी सोचिए, इसकी वैल्यू क्या लग रही है? कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2। क्या अभी तक मैंने आपको कोई वैल्यू माइनस में बताई? कोई भी एग्जांपल ऐसा मैंने आपको बताया माइनस में? कोई भी नहीं बताया होगा ना, कभी मैंने माइनस का दिया ही नहीं आपको, कभी भी। यहाँ पे भी माइनस नहीं है, कहीं पे भी माइनस नहीं है। ये 1 पॉजिटिव है, 1/√3 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव मैंने दिया ही नहीं, क्योंकि बेटा नेगेटिव का केस अलग है। तो इनवर्स फंक्शन के आगे वाली वैल्यू यदि कभी भी ऋणात्मक आपको दिखे, माइनस में दिखे, तो माइनस वाले फंडे फिर अलग हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है तो बेटा ये फॉर्मूले फिर लग जाते हैं माइनस वाले में। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे माइनस हो तो ये वाले फॉर्मूले लगते हैं। क्या है इन फॉर्मूलों का मतलब? ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखना है। देखो मैं एक एक एग्जांपल यहाँ पे इनसे संबंधित बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं बोलूँ बेटा कि अगर मान लो साइन इनवर्स के आगे -1 आ गया, साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू यदि माइनस में हो, यहाँ पे देखो ये वाला फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाले, एक ये वाला साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों की बात कर रहा हूँ मैं इस पेज में। इस पेज में मैं केवल इन तीनों की बात कर रहा हूँ। ये 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके आगे वाली वैल्यू यदि माइनस में हो, नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो वो माइनस बाहर आ जाता है। वो माइनस क्या हो जाता है बेटा? बाहर आ जाता है। किस में आता है माइनस बाहर? साइन इनवर्स में, टेन इनवर्स में और कॉसेक इनवर्स में। देख सकते हैं आप माइनस बाहर आ गया। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी? सोच के बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। अगर माइनस बाहर आएगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, माइनस का साइन इनवर्स 1, ठीक है? माइनस बाहर आ गया। देखिए अब आप नॉर्मली करिए कैसे, साइन की वैल्यू 1 कब होती है? कौन से कोण पर होती है बेटा? 90 डिग्री पर होती थी, यानी कि माइनस का 90, क्योंकि ये माइनस जो बाहर आया था उस माइनस को आपने भूलना नहीं है, उस माइनस को इग्नोर मत करना। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अगर पॉजिटिव हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनस में हो तो बेटा थोड़ी सी चीज़ें अलग करनी है। थोड़ी सी क्या, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हैं। अगर साइन इनवर्स के आगे माइनस में हो, कॉसेक इनवर्स के आगे वाली वैल्यू माइनस में हो, टेन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू माइनस में हो, तो बेटा उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकालने के बाद चीज़ों को वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे हम पहले करते थे, ठीक है? ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा? रही बात इन तीनों की, ये जो थोड़े से खुराफाती हैं, कौन है ये खुराफाती? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, ये थोड़े से चुलबुले हैं। इनमें बेटा एक चीज एक्स्ट्रा करनी होती है, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होता है, वो है बेटा पाई लगाना होता है। पाई, क्या लगाना होता है? पाई। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर मैं बोलूँ बेटा कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉस इनवर्स के आगे माइनस है, अगर ये साइन इनवर्स होता तो हम माइनस को बाहर निकाल देते और सॉल्व कर देते। लेकिन कॉस इनवर्स के आगे और सेक इनवर्स के आगे या फिर कॉट इनवर्स के आगे वाली वैल्यू यदि माइनस में हो, इन तीनों में अगर आगे वाली वैल्यू माइनस में हो,
तो सबसे पहले आपको लगाना है पाई। सबसे पहले आपको क्या लगाना है बेटा? पाई लगाना है। सबसे पहले पाई लगाना है, उसके बाद फटाफट से माइनस लगा दीजिए। ये माइनस क्या है? ये माइनस यही है बेटा जो यहाँ है। अच्छा, असल में ये माइनस बाहर आ चुका है, तो इस माइनस को बाहर आने के बाद ऐसे ही तो लिखा जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। वो 1/2 यानी कि 1/2 के साथ जो माइनस था वो बाहर आ चुका है, लेकिन उस माइनस के बाईं तरफ, उस माइनस के लेफ्ट तरफ एक पाई आपको लगाना है। और ये पाई किन किन में लगाना है? कॉस इनवर्स में, सेक इनवर्स में और कॉट इनवर्स में। तो आपको ध्यान रखना है किन में पाई लगाना है, किन में पाई नहीं लगाना है। साइन इनवर्स में आगे वाली वैल्यू नेगेटिव हो, कॉसेक इनवर्स में आगे वाली वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर टेन इनवर्स में आगे वाली वैल्यू नेगेटिव हो, तो हमको पाई नहीं लगाना है, हमको केवल माइनस बाहर निकालना है। लेकिन इनके विपरीत कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या फिर कॉट इनवर्स के आगे वाली वैल्यू माइनस में हो, तो सबसे पहले अपन को पाई लगाना। अब इसके बाद नॉर्मली तरीके से सॉल्व करिए, बताओ कितना आएगा? पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/2। कौन से कोण पर कॉस 1/2 होता है? कौन से कोण पर कॉस 1/2 होता है? बताइए कौन से कोण पर होता है बेटा? 60 डिग्री। 60 डिग्री यानी कि पाई/3। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 गुणा पाई, 3 पाई, 3 पाई में से पाई गया 2 पाई/3। तो ये बेटा हमारा आंसर। तो मैंने आपको पॉजिटिव वैल्यू हो तब भी बता दिया क्या करना है। पॉजिटिव वैल्यू में तो आपको बस इतना सोचना है कि कौन से कोण पर ये वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू में साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स का केस इजी है, माइनस केवल बाहर आता है। और कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स में माइनस बाहर निकालने के पहले हमको एक पाई लगाना पड़ता है बेटा। तो ये छोटी छोटी चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं कि आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है, इस टॉपिक से संबंधित। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, इस सवाल को देखिए ध्यान से। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा बेटा, क्या लग रहा है आपको? साइन इनवर्स के आगे वाली वैल्यू माइनस में है, देखिए साइन इनवर्स माइनस का √3/2, साइन इनवर्स माइनस का √3/2 है बेटा। तो माइनस की वैल्यू है ना, तो माइनस को फटाफट से बाहर लेके आ जाएंगे। माइनस जैसे ही बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2। कौन से कोण पर की वैल्यू √3/2 होती है बेटा? कौन से कोण पर होती है? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री यानी कि पाई/3, तो इसका आंसर पाई/3 हो जाएगा, पाई/3। लेकिन बेटा ये माइनस भी तो है जो हमने बाहर निकाला था, तो इस माइनस को भूलना मत, ठीक है, माइनस के कारण आंसर गलत हो जाएगा। तो जो माइनस आपने बाहर निकाला है उस माइनस को सम्मान, रिस्पेक्ट देना है, उसको भूलना नहीं है। तो माइनस का पाई/3 सही आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मैं आशा करूंगा बेटा कि आपका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। अगर नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट से, अगले क्वेश्चन को साथ में ट्राई करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए बेटा, फटाफट से कमेंट में आंसर की छड़ी लगा दीजिए। फटाफट से आपने इसका आंसर करना है कि भैया इसका आंसर ये है। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट में करो, वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर कमेंट में करो फटाफट से बेटा। चलिए, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, कॉस इनवर्स है बेटा, क्या बताया था? कॉस इनवर्स के आगे अगर माइनस में हो तो सबसे पहले पाई लगा दो, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे पाई लगा दो। फिर इस माइनस को बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2। चलिए पाई की पाई ही रहेगा, माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2 का मतलब कौन से एंगल, कौन से कोण पर कॉस की वैल्यू 1/√2 होती थी? 45 डिग्री यानी कि पाई/4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई/4। आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे बेटा, आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, ठीक है, एलसीएम लेना। अगर नहीं आता तो वीडियो पॉज करके नीचे लिख देना एलसीएम लेना नहीं आता, ठीक है, एलसीएम लेने की एक अलग क्लास लेके आ जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे बेटा इसको एलसीएम लेंगे, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, तो ये हमारा आंसर आ गया बेटा 3 पाई/4, 3 पाई/4, 3 पाई/4। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया ये तो एमसीक्यूज हैं, क्या इस टॉपिक से, ये जो टॉपिक हमने पढ़ा अभी अभी, क्या इससे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है? माने बड़ा यानी कि 2 नंबर का या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बन सकता है। सवाल ये है बेटा कि बस चीज़ों को थोड़ा बड़ा चढ़ा देगा, वो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अभी हम सिंगल सिंगल सॉल्व करें ना, सिंगल सिंगल चीज़ों को बड़ा कर देगा। देखो जैसे आपके लिए एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन जो हमने एमसीक्यू में कर रहे थे वही तो है, बस इन्होंने 3 चीज़ों को अलग अलग करके एक साथ जोड़ दिया। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, बाद में तीनों को जोड़ देना क्योंकि सबके बीच में प्लस 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 लगा हुआ है। तो आपकी मर्जी है, या तीनों को सेपरेट करे या फिर तीनों को साथ में करे। तो मैं देखिए सेपरेट करता हूँ तीनों को, देखो ध्यान से। क्वेश्चन बहुत इजी है, सवाल है बस
फ़र्क यही है बेटा कि आप किस नज़रिए से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा का पूरा। सबसे पहले देखें अगर तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। कितना आएगा बताइए? tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो सीधा पता चल जाएगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 45 डिग्री, पाई बटे 4, 45 डिग्री tan 45 की वैल्यू ही तो 1 होती है। चलिए दूसरा यानी कि cos इनवर्स -1/2। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बेटा cos इनवर्स है और उसके आगे माइनस भी लगा हुआ है, तो ध्यान देना है। सबसे पहले पाई लगा देंगे फटाफट से सॉल्व करने के लिए। मैं तीनों की सेपरेट अलग अलग निकाल रहा हूँ वैल्यू, बाद में जाके उनको प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई लगा दिया बेटा, माइनस का cos इनवर्स 1/2। चलिए बेटा कितना आएगा? पाई माइनस का cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी? यानी कि कौन से कोण पर cos की वैल्यू 1/2 होती थी बेटा? कौन से कोण पर होती थी? 60 डिग्री पर, यानी कि 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम बोलते हैं बेटा पाई/3। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? 2 पाई/3। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर पाई/4 आया। इसको सॉल्व कर दिया, इसका आंसर 2 पाई/3 आया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स, ये तो बहुत ज़्यादा इजी, इसमें तो पाई लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2, यानी कि कितना? साइन की वैल्यू 1/2 को कब होती है बेटा? 30 डिग्री पर होती है। 30 डिग्री यानी कि पाई/6। तो इसका आंसर आ गया माइनस का पाई/6। तो हम अब इन तीनों की वैल्यू को कंबाइन कर देंगे प्रश्नानुसार। आई होप आपका आंसर आ गया होगा बेटा। अगर नहीं आया है तो अभी भी मैंने आंसर नहीं निकाला है, मेरे को हराना है तुमने। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर मेरे से पहले निकाल के दिखाओ, जल्दी से आंसर करो कमेंट में। चलो, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा क्या? इन तीनों की वैल्यूज प्लस कर देंगे। पाई/4 प्लस 2 पाई/4, 2 पाई/3 सॉरी, और माइनस का पाई/6। बस इन तीनों को मैंने सेपरेट सॉल्व किया और वहाँ पे उनकी वैल्यूज रख दी। बस एलसीएम ले लो, काम निपट जाएगा। एलसीएम ले लो बेटा, काम निपट जाएगा। 4, 3 और 6 का एलसीएम आएगा बेटा 12। 4 3 12 होता है तो ऊपर 3 पाई, 3 चक्को 12 होता है तो ऊपर 2 है तो 8 पाई, और 6 दूनी 12 होता है तो माइनस का 2 पाई। 8 और 3 11, 11 में से 2 गया 9 पाई। तो ये आ रहा है बेटा आंसर हमारा 9 पाई/12। ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको आप काट सकते हो, अभी 3 से काट सकते हो। तो 3 3 9, 3 चक्को 12, तो इसको हम काट पीट के 3 पाई/4 लिख सकते हैं। तो ये होगा बेटा हमारा एकदम फुल एंड फाइनल आंसर। ये है बेटा हमारा उत्तर। तो कितने बच्चों का कमेंट करके आया? मेरे से पहले आंसर आया, कमेंट करके बताना, ठीक है? हर चीज़ के लिए कमेंट, ठीक है? मुझे जरूर बताइएगा कि आपका आंसर यही आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा? तो आई होप आपका ये आंसर आ गया होगा बेटा, ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये था बेटा कुछ बेसिक चीज़ें, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब बढ़ते हैं बेटा हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की तरफ, यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे कि पहली प्रॉपर्टीज़ है बेटा व्युत्क्रम वाली। मतलब आपको 10th में तो पता ही रहा होगा, 10th में आपको ये चीज़ पता होगी बेटा कि अगर आपको साइन थीटा बराबर 3/5 दिया है तो आपको पूछा जाए कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? इसका उल्टा 5/3, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसी प्रकार आपको बताओ, अगर आपको tan थीटा बराबर 1/3 दे रखा हो और आपको कॉट थीटा पूछा जाए तो कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 3/1 यानी कि 3। तो सेम उसी प्रकार का 12th में भी चलता है। क्या चलता है? देखो ये फॉर्मूला आपके सामने लिख रखे हैं, एक ये है और चलो इसको तो अभी बाद में, ये है बेटा फॉर्मूले हमारे। इसका मतलब क्या है? देखो इनका मतलब बेटा इनको यूज कैसे करना है। जैसे कि ऊपर वाला देखिए, साइन इनवर्स 1/x बराबर होता है कॉसेक इनवर्स x। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आपको बोला जाए कि साइन इनवर्स 3/5 है बेटा, साइन इनवर्स 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5 है, तो कॉसेक इनवर्स में ये कितना होगा? बताइए, कॉसेक इनवर्स में ये कितना हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स में ये हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स में ये हो जाएगा 5/3। और एग्जाम्पल सोचो, और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं tan इनवर्स 1/3 है बेटा, 1/3, tan इनवर्स 1/3 है, तो इसकी वैल्यू कॉट इनवर्स में कितनी हो जाएगी? कॉट इनवर्स में यही चीज बन जाएगी 3/1।
यही है इसका मतलब, जो ये फॉर्मूले लिखे हैं इन सब चीज़ की आपको पीडीएफ मिल जाएगी बेटा, बस आपको धैर्य के साथ चीज़ों को देखते रहो, आपको पीडीएफ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इतना ज़्यादा इजी टॉपिक है और 10th 11th से रिलेटेबल है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। ये लगभग वैसी चीज़ें जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे, बस इनवर्स वाला चोला ओढ़ के आ रखा है बस, रूप दूसरा है, प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वैसी वैसी हैं, ठीक है। तो बेटा ये कुछ एग्जाम्पल हैं। और बताओ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस इनवर्स 4/√3 की वैल्यू कितनी होगी सेक इनवर्स में, तो सेक इनवर्स में अगर आपको इसमें बदलना हो बेटा, तो सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो 4/3 का 4/√3 का उल्टा कितना हो जाएगा, √3/4। तो ये प्रॉपर्टी के कुछ उदाहरण थे। ये जो प्रॉपर्टी सामने लिखी हुई है इसी के उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने कि इनको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, आपको कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है बेटा, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इनको और पता होना चाहिए कि इनको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। वैसे ये तीन प्रॉपर्टी है, तीनों को आपने याद रखना है, तीनों को बेटा आपने क्या करना है, याद करना है तीनों को। ये तीनों आपसे पूछी जा सकती हैं और कभी कभार आपसे सिद्ध करने के लिए भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि इनको जोड़ करके π/2 आता है। तो मैं वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये सबको याद रहता है, सिद्ध करना याद नहीं रहता बच्चों को। ये सब याद कर लेते हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को जोड़ करके π/2 आता है, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स को जोड़ करके π/2 आता है, इन दोनों को जोड़ करके π/2 आता है। आप देखिए सिद्ध कैसे करते हैं। तो चलिए इतने से हिस्से में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन है सिद्ध करें, प्रूफ करना है बेटा हमको, सिद्ध करें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ये आपको सिद्ध करना है। सेम आप इसको अगर आप इसको समझ लेंगे, इसको सीख लेंगे, तो इन दोनों को खुद कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। क्योंकि देखिए बेटा एक एक चीज़ देखिए, सबसे पहले आपने लिखना है माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कर लो, ए मान लो। और मैंने बताया था बेटा इनवर्स फंक्शन अगर उधर जाएगा तो वो कुछ और बन जाएगा। सेम अगर साइन उधर जाता है तो वो साइन इनवर्स बन जाता है, और साइन इनवर्स भी अगर उधर जाएगा तो उसके ऊपर से इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, साइन इनवर्स जब उधर जाएगा तो इधर जाने के बाद उसके ऊपर से जो वो -1 था, वो जो इनवर्स था वो हट जाएगा। आगे बढ़ाओ इसको, x बराबर साइन ए बराबर की लिखा जा सकता है बेटा cos 90 - a, क्योंकि हमने पढ़ा था बेटा कि cos 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन ए की जगह पे cos 90 - a लिखा जा सकता है। अब ये जो cos है इसको वापस बुला लो दोबारा से इधर, इस तरफ। cos जब इधर वापस आएगा तो उसकी खोपड़ी पे इनवर्स आ जाएगा, cos इनवर्स x बन जाएगा वो इधर आके, और इधर क्या रह गया, इधर रह गया π/2 माइनस का a। ये जो माइनस का a है इसको भी इधर लेके आ जाओ, माइनस का a इधर आके प्लस का a बन जाएगा। ठीक, और a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर हमने माना था साइन इनवर्स x। तो इस a की जगह पे साइन इनवर्स x रख दीजिए दोबारा से। अतः साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। तो बताओ हो गया सिद्ध, आ गया वही जो हमको प्रूफ करना था। देखिए कितना इजी है, कितना इजी है, देखो 4-5 स्टेप्स में सीधा हो जाता है सॉल्व। सेम इसी प्रकार से इन दोनों को भी सॉल्व करना होता है। इसको a मानना, a मानने के बाद tan इनवर्स को उधर लेके जाना, tan a बन जाएगा। tan a को cot 90 - a लिख देना, cot को इधर लेके आ जाना, cot इनवर्स x बन जाएगा। उस -a को भी इधर लेके आ जाना, a प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2 हो जाएगा। a की जगह पे tan इनवर्स x रख देना, दोबारा से वही आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर π/2। सेम सबके सब एक जैसे ही सिद्ध होते हैं, सब के सब ये तीनों के तीनों एक जैसे ही सिद्ध होते हैं। तो एक को अच्छे से समझ करके एक की 2-3 बार प्रैक्टिस कर देना, दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि इतना टफ है भी नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी है। तो आपको ये समझ में आ गया तो आप इसको भी सिद्ध कर लेंगे, और आपको इसको सिद्ध करके देखना है एक बार कि आपको आया कि नहीं आया। ये तीसरा वाला जो है मैंने दोनों बता दिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये ओरली बता दिया। जो तीसरा वाला है यानी कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स
जोड़ करके π/2 सिद्ध करना है, ये एक बार आप ट्राई करना बेटा, सेम इसी तरीके से इसको a मानना वगैरह वगैरह, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। और इसको याद तो करना ही है, MCQ में पूछा जा सकता है बेटा ये कि इनको जोड़ करके कितना आता है। चलिए बेटा अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है बेटा ये दोनों फॉर्मूले tan इनवर्स वाले। जैसे कि ये देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाले सूत्र, ये सारे के सारे सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, जैसे कि अगर मैं बात करूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इस जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता ही आता है। अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा हमारा x प्लस वाई बटे में 1 माइनस का एक्स वाई, ठीक है। इसका एक माइनस वाला सूत्र भी है, इसी का एक माइनस वाला सूत्र भी है। माइनस वाले सूत्र में बस इतना सा अंतर आता है बेटा, यहाँ पे बीच में माइनस आता है और यहाँ पे बस चेंज हो जाता है थोड़ा सा। अगर मैं आपको बोलूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है बेटा, तो वही होता है tan इनवर्स, ऊपर आता है x माइनस वाई, नीचे आता है 1 प्लस एक्स वाई। देखो दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। इसको देखो, ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। और इस वाले में देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो बस प्लस माइनस का ही अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे संबंधित, जैसे ये देखो tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी हो अगर आपको, ठीक है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है ऑलरेडी। अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स को आपस में जोड़ने को बोल रहा है ना ये, तो अगर दो अलग अलग tan इनवर्स है, इनको आपस में जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए वही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाएंगे। x की जगह पे 1/2 है, y की जगह पे 1/3 है, तो सूत्र लगा दीजिए बेटा डायरेक्ट, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई, यानी कि x की जगह पे 1/2, y की जगह पे 1/3, x प्लस वाई बटे में 1 माइनस का x गुणा वाई, यानी कि 1/2 गुणा 1/3, x गुणा वाई कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेके कितना आएगा 5/6 आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा बटे में, नीचे देखिए नीचे भी 1 माइनस ये 1/6 बन जाएगा, 1/2 गुणा 1/3 बन जाएगा 1/6, और 1 में से 1/6 घटाओगे तो फिर से आएगा 5/6। तो बस कैलकुलेशन करनी है बेटा छोटे बच्चों वाली, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप ये कैलकुलेशन भी नहीं कर पाओगे। तो मेन काम फॉर्मूला ही है। अगर आपको बच्चों को इतना आसान चीज़ है, पेपर में दिक्कत यही आती है कि बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं रहता, इसीलिए बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अगर आपको फॉर्मूला याद है, बस वैल्यू ही तो पुट करनी है। देखो 5/6 ऊपर 5/6 नीचे, पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा, tan इनवर्स बाहर है और काटने पीटने के बाद जीरो नहीं बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। कुछ बच्चे जीरो कर देते हैं काटने के बाद, 1 बचेगा 1। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू, शायद मैंने सबसे पहला उदाहरण ही यही बताया था, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, कौन से कोण पर tan 1 होता है, तो कौन से कोण पर होता है बेटा 45 डिग्री, यानी कि π/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया π/4। बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको बेटा फॉर्मूला याद रखना है। अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे, बहुत ईजी है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र लगाया, अगर इसके बीच में माइनस होता तो, अगर 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/3 होता तो फिर हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगाते, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता, ऊपर इन दोनों के बीच में माइनस आता, नीचे प्लस आ जाता, बस इतना ही अंतर आता। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला भी, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला भी, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके बाद आते हैं बेटा 2 tan इनवर्स x के सूत्र।
और टू टेन इनवर्स एक्स के सूत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टू टेन इनवर्स एक्स के जो सूत्र होते हैं बेटा, ये तीन अलग अलग तरीके से खुलते हैं, तीन अलग अलग तरीके से खुलते हैं। कैसे खुलते हैं? देखो, ये जो टू टेन इनवर्स एक्स है ना, कभी कभार तो ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ जाता है कि भैया इसको खोल के बताओ कितना होता है ये। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर तीन अलग अलग सूत्र पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ध्यान से देखो, इसके तीन अलग अलग सूत्र है बेटा। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से ध्यान से देखना कैसा कैसा इसके सूत्र बनते हैं। टू टेन इनवर्स एक्स का पहला सूत्र बेटा, पहला सूत्र है इसका टेन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसी का दूसरा सूत्र साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस, कुछ सेम नहीं है ये? सेम 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 नहीं है क्या? दोनों के दोनों एक जैसे नहीं? नहीं, दोनों के दोनों एक जैसे नहीं है। यहीं पे तो होता है कन्फ्यूजन। बच्चे क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। दोनों सेम 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 जैसे दिख रहे हैं, लेकिन बेटा फर्क है। टू टेन इनवर्स एक्स को जब टेन इनवर्स में बदलना हो तो नीचे, ऊपर तो 2x आता है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन टू टेन इनवर्स एक्स को यदि साइन इनवर्स में बदलना हो तो ऊपर उन दोनों के सेम है 2x, लेकिन उसके साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ध्यान देना। और एक तीसरा है बेटा कॉस इनवर्स, ये तो अलग ही है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूज होने का चांस ही नहीं है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपने ध्यान रखना है इन सारी चीज़ों को। ओके, तो ये पीडीएफ में मैंने सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें इसी इमेज में आपको तीन तीन फॉर्मूले दिख रहे होंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का, और टू टेन इनवर्स एक्स के तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूले। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, इसको थोड़ा और लाइटली हम यहाँ पे लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स में जो सूत्र खुलता है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से खुलता है। ठीक है, चलिए कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठ गए होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, तो ध्यान से रखना है बेटा। अब देखो चेंज कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टू टेन इनवर्स वाले एक्स का इस्तेमाल करना कैसे है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे देखो, मान लो आपको बोला बेटा कि टू टेन इनवर्स 1/2 की वैल्यू, चलो 3/4 की वैल्यू बताओ, 3/4 की वैल्यू बताओ। टू टेन इनवर्स 3/4 की वैल्यू बताओ। अब आपको सामने से सवाल करना है कि इसकी वैल्यू बतानी किस में है। क्या इसकी वैल्यू टेन इनवर्स में बतानी है, क्या इसकी वैल्यू साइन इनवर्स में बतानी है, क्या इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स में बतानी है, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग रास्ते हैं। अगर आपको इसकी वैल्यू टेन इनवर्स में बतानी होगी तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करोगे, साइन इनवर्स में बतानी होगी तो ये वाला, कॉस इनवर्स में बतानी होगी तो ये वाला। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है कि आपको टू टेन इनवर्स 3/4 की वैल्यू साइन इनवर्स में बतानी है, तो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स में बताएंगे कैसे? आप साइन इनवर्स वाला सूत्र लगाएंगे, साइन इनवर्स 2x यानी कि बेटा 2 गुणा 3/4, यही हमारी x की वैल्यू है, बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 3/4 का स्क्वायर। कितना होएगा? सॉल्व करिए, साइन इनवर्स 2 से ये कटेगा, 2 बार 3/2, और नीचे कितना 3/4 का वर्ग हो जाएगा 9/16, और 1 प्लस 9/16 को यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25/16, 25/16, 25/16। आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 से ये 16 चला जाएगा, 8 बार 8 24, तो ये आ जाएगा। ठीक है, काट पीट के देखिए, काटना पीटना ऐसा है, 3/2 है,
इसके नीचे 25/16 है, 16 ऊपर जाएगा, 3 गुणा 16 बटे 2/25, 2 से 16 जाएगा 8 बार, 8 तियाँ 24/25, तो 24/25 आ जाएगा काट पीट के। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसको जो हो जाएगा बेटा ये आ जाएगा साइन इनवर्स 24/25। तो 2 tan इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स में कितना है 24/25। tan इनवर्स में इसकी वैल्यू कुछ और ही आएगी, क्योंकि tan इनवर्स में नीचे 1 माइनस आएगा बेटा, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर, और cos इनवर्स में तो कुछ और ही आएगा, क्योंकि cos इनवर्स में जो सूत्र है वो ये वाला लगता है। तो अगर आपको cos इनवर्स में बदलना होता तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, तो जिस भी चीज़ में आपको बदलना है वही वाला फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे। अगर आपको tan इनवर्स में बदलना हो तो आप ये वाला, साइन इनवर्स में बदलना हो तो ये वाला, और cos इनवर्स में बदलना हो तो ये वाला सूत्र इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो आपको कंडीशन दी गई है या जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी ज़रूरत के हिसाब से आप तीनों सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी कुछ नहीं चलेगा। 3 अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि आपके पास विकल्प हैं, आपके पास जिस हिसाब से ज़रूरत होगी आप उसी तरीके से इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए, मैं उस ज़रूरत की बात क्यों कर रहा हूँ, उस ज़रूरत की बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है ये वाला, जैसे कि ये देखो। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि ज़रूरत मतलब क्या। आपको क्वेश्चन दिया है बेटा 2 tan इनवर्स 1/3 बराबर क्या। ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शंस में सारे के सारे tan इनवर्स वाले हैं। इसका मतलब ये पक्की बात है कि 2 tan इनवर्स में हमको tan इनवर्स वाला सूत्र इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं साइन इनवर्स वाला नहीं घुसेड़ूंगा अपनी मर्जी से, या cos इनवर्स वाला नहीं लगाऊंगा अपनी मर्जी से। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सारे tan इनवर्स में है ना। तो cos इनवर्स वाला, अगर ऑप्शन सारे cos इनवर्स में होते तो हम cos इनवर्स वाला लगाते, क्योंकि हमें आंसर tan इनवर्स में ही चाहिए, तो हम फॉर्मूला भी 2 tan इनवर्स x का वही वाला लगाएंगे जो tan इनवर्स में खुलता है। तो चूंकि 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस का x स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स में नीचे प्लस आता है, तो 2 tan इनवर्स कितना पूछा है हमको, 1/3 पूछा है बेटा, 1/3 कितना आ जाएगा बताइए। tan इनवर्स 2 गुणा 1/3 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर। tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2/3, नीचे हो जाएगा 1/3 का वर्ग होता है 1/9, 1 माइनस 1/9, tan इनवर्स 2/3, 1 में से 1/9 घटाओगे तो बचेगा 8/9, 8/9। 2/3 बटे 8/9 को सॉल्व करो, 2/3 बटे 8/9, ये 9 उधर जाएगा, 3 8 इसके साथ जाएगा, तो 2 गुणा 9 बटे 3 गुणा 8, 3 से ये जाएगा 3 बार, 2 से ये जाएगा 4 बार, तो 3/4 आ रहा है बेटा सॉल्व करने सब कुछ काटने पीटने के बाद। तो यहाँ पे इस सब को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये है हमारा आंसर। साइन इनवर्स में यदि ऑप्शंस होते तो हम साइन इनवर्स वाला सूत्र लगाते, तो ज़रूरत के हिसाब से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उसी हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये 2 tan इनवर्स वाला x वाला फॉर्मूला भी मामला पता चल गया होगा कि कैसे इसको यूज़ करना है बेटा। तो इतना ही था बेटा आज की वीडियो में, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जाऊंगा जिसका आंसर आपने कमेंट में करना है। दिस इज योर कमेंट वर्क। इसका आंसर बेटा आपने कमेंट में करना है। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से जो भी आपको लग रहा है वो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, और क्लास के बीच बीच में जो भी मैंने क्वेश्चंस पूछे आपसे कि वीडियो पॉज करके उसका आंसर कमेंट में करना है, देखता हूं उतने उसका आंसर भी कितने बच्चे करेंगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और इसका आंसर अगर वो ना करें कोई बात नहीं, इसका आंसर तो जरूर कीजिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा बन जाता है बेटा। तो ABCD में से जो भी आपको लग रहा है वो आंसर कीजिएगा, और इसी प्रकार के और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आगे आपको मिलता रहूँगा इस चैनल में। और
चैप्टर 1 की वीडियो भी पड़ी हुई है वीडियो सेक्शन में, उसको भी देख लीजिएगा, चैप्टर 1 का वन शॉट। फिर उसको देखने के बाद, इसको कंप्लीट करने के बाद इसका आंसर आप सभी से कमेंट सेक्शन में अपेक्षित है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, आई होप आपको A to Z सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपने शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखा होगा। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलूंगा किसी और दिन, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट क्लास बेटा। वंदे मातरम, जय हिंद।